नमस्कार, मैं विनोद बिश्नोई आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शिक्षा मनोविज्ञान की क्लास में। पिछली कक्षा में हम लोगों ने बात की थी शिक्षा मनोविज्ञान में वृद्धि और विकास में शिशुकाल के टॉपिक को ही मैं आज आगे बढ़ा रहा हूं और इसमें हम चर्चा करने जा रहे हैं शिशुकाल की शिक्षा व्यवस्था। शिशुकाल की शिक्षा व्यवस्था के जो महत्वपूर्ण बिंदु थे वो मैंने आपके सामने पहले ही लिख दिए हैं, क्योंकि ये बहुत ही सरल है और बहुत ही आसान है। तो एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं। समय को ध्यान में रखते हुए आप सभी को एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि कल से जो है वो एग्ज़ाम भी शुरू होने जा रहे हैं। तो उसी को लेकर महत्वपूर्ण बिंदु मैंने आपके सामने लिखे, एक एक करके हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। शिशुकाल की शिक्षा व्यवस्था। सर्वप्रथम जो हमारे अध्यापक माने गए हैं वो हैं हमारे माता पिता। शिशु के सबसे पहले जो अध्यापक हैं वो हैं उनके माता पिता, क्योंकि शिशु जब अपने परिवार में जन्म लेता है तो जो प्रथम बातें सीखता है जीवन की, वो सभी बातें वो अपने माता पिता से ही सीखता है। इसलिए माता पिता को प्रथम गुरु कहा जाता है। और अगर इन दोनों में से पूछ लिया जाए कि माता या पिता में से प्रथम कौन है, तो माता और पिता दोनों में से भी प्रथम कौन हो जाएगा? माता। फ्रोबेल ने पता है क्या कहा? फ्रोबेल ने माताओं को आदर्श अध्यापिकाएं कहा है। इसका कारण ये है क्योंकि शिशु अपनी माँ के गर्भ में रहता है 9 महीने। तो 9 माह तक जब हम अपनी माँ के गर्भ में रहे हैं तो माता के जितने भी शारीरिक प्रभाव थे वो हमारे ऊपर पड़े हैं, और जो माता महसूस करती है वो शिशु भी महसूस करता है। जो माताएं अच्छा सुनती हैं शिशु पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ता है, और अगर किसी बुरी भावना से ग्रस्त होकर कुछ बुरी बातों को अगर सुना जाए तो उसका प्रभाव भी शिशु पर निश्चित रूप से पड़ता है। इसलिए सर्वप्रथम अगर हम किसी को गुरु कहेंगे तो हमारे माता पिता हैं, और माता पिता में भी माता जो हैं उनका दर्जा पिता से थोड़ा उच्च ही माना जाता है, क्योंकि उन्होंने हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखा है। इसलिए जब भी शिशुकाल की शिक्षा व्यवस्था की हम बात करेंगे तो शिशु जो है वो अपने माता पिता से ही प्रभावित रहते हैं। प्रारंभिक काल में माता पिता द्वारा विशेष ध्यान देना, बच्चे का संतुलित आहार, बच्चे का आचार विचार, बच्चे का व्यवहार। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि माता पिता को अपने व्यवहार को भी जब बच्चा शिशु काल में है तो विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इस काल में बच्चा अनुकरण करता है, और इतना अनुकरण करता है जितना कभी नहीं करेगा। सबसे ज़्यादा अनुकरण इसी काल में करता है, क्योंकि बच्चे का मस्तिष्क जो है वो इस काल में विकसित होता है। इसलिए बच्चे पर विशेष ध्यान रखना माता पिता को चाहिए। दूसरी बात, मातृभाषा में शिक्षा देना, अपनी भाषा में, लोकल लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं, मातृभाषा में जब हम शिक्षा देने की बात करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या है? मातृभाषा में जब हम शिक्षा देते हैं किसी भी बच्चे को तो उसकी वैचारिक क्षमता बढ़ती है, उसकी तर्क करने की जो शक्ति है उसको कौन बढ़ाता है? मातृभाषा। आप जानते हैं कि महात्मा बुद्ध हो, गुरु नानक देव हो, या कोई भी अन्य विद्वान व्यक्ति हो, उन्होंने हमेशा मातृभाषा में शिक्षा देने का पक्ष लिया है। महात्मा गांधी जी ने भी कहा था मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। टैगोर की बात करेंगे तो वो भी कहेंगे मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। इसके पीछे लॉजिक ये है कि मातृभाषा में जब हम बात करते हैं तो बच्चे के अंदर तर्क क्षमता जो उसकी है वो बढ़ जाती है, चिंतन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है मातृभाषा से। इसलिए शिशुकाल में सदैव मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रयास करना चाहिए। फिर मैंने आगे लिखा था शारीरिक शिक्षा पर बल देना। शारीरिक शिक्षा से मतलब है कि बच्चे का खेल कूद के माध्यम से उसको सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि इस काल में बच्चा जो है वो अत्यधिक क्रियाएं करता है, उसका शरीर जो है वो क्रियाशील रहता है। आपने देखा है पल पल में बच्चा अपने व्यवहार को बदलता रहता है। आप किसी भी शिशु को एक जगह बांध के नहीं रख सकते हैं, वो लगातार इधर उधर घूमता ही रहता है। तो अगर उस
प्रवृत्ति को हम शिक्षा में बदल दें तो बच्चे को आसानी से सिखाया जा सकता है। इसीलिए तो किस शिक्षा पर बल देना चाहिए? प्ले वे मेथड। दूसरा, प्राचीन समय में कहानियां सुनाते थे, अब तो सुनाना बंद कर दिया है लोगों ने। बच्चे जो हैं टीवी देखते हैं, मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, लेकिन पहले हमारे नाना नानी दादा दादी कहानियां सुनाते थे। कहानियां सुनाते थे तो उससे क्या होता था? उससे बच्चे का मन जो है, जो मस्तिष्क जो जल्दी विकसित हो रहा है इस काल में, उसकी गतिविधि और बढ़ जाती थी, उसकी एकाग्रता बढ़ती थी, वो लगातार उस तरफ ध्यान देता था। ठीक है, तो कहानियों के माध्यम से, खेल खेल में प्ले वे मेथड के माध्यम से इस प्रकार की तकनीक अपना के हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। और शारीरिक शिक्षा से मतलब यहाँ पे यही है कि उसके शरीर का ध्यान रखा जाए, उसको संतुलित भोजन दिया जाए, प्ले वे मेथड से पढ़ाया जाए, उनसे खुद थोड़ा थोड़ा काम करवा के, हल्का फुल्का, भारी काम नहीं, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का उनसे कुछ करवाया जाए और फिर उसके बारे में बताना चाहिए। तो शारीरिक शिक्षा पर भी बल देना चाहिए। सहयोग की भावना का विकास करना। सहयोग, शिशु काल में सहयोग की प्रवृत्ति भी विकसित होती है। हम लोग जानते हैं कि शिशु घर के छोटे छोटे काम में अपनी माता पिता का सहयोग करना शुरू कर देता है। हल्के फुल्के कपड़े यहाँ से उठा के वहाँ रख देते हैं, कोई खाली बर्तन पड़ा है छोटा सा तो वो उठा के वो उनके माँ के पास रख देगा, अगर माता वहाँ पे सफाई कर रही है तो। इस प्रकार के छोटे छोटे काम वो करना शुरू कर देता है। तो उसी भावना के माध्यम से हम बच्चों को अच्छा पढ़ा भी सकते हैं। एक साथ खेलना, एक साथ पढ़ाई करना, एक दूसरे का सहयोग करते हुए बिना लड़ाई झगड़े के अच्छे से घर में बैठ के शुद्ध वातावरण में पढ़ाई करना, इस प्रकार अगर हम करेंगे तो उनमें सहयोग की भावना का विकास अपने आप होना शुरू हो जाता है। इसी प्रकार खिलौने के माध्यम से, बहुत महत्वपूर्ण बात है, शिशु जो हैं उनको खिलौने बड़े ही प्रिय होते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं। उन खिलौनों के माध्यम से अगर उनको सिखाया जाए, एप्पल को हम एप्पल बोल के सिखाते हैं, अगर हम एप्पल उसको दिखा देते हैं, एप्पल उसके हाथ में रख देते हैं तो वो उसको जल्दी से सीख जाता है। इसी प्रकार अन्य जितने भी शब्द हैं उनके खिलौने अगर हम उनको दिखाते हैं तो वो आसानी से पहचान लेता है। हम कहते हैं ना एरोप्लेन, अब एरोप्लेन शब्द उसको पता चले न चले, लेकिन अगर हम उनको हवाई जहाज दिखा देते हैं तो वो तुरंत उसको पहचान जाते हैं। इसलिए खेल के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से हम उनको आसानी से सिखा सकते हैं। एक मैंने लिखा था उचित वातावरण की व्यवस्था करना। उचित वातावरण का मतलब है संतुलित वातावरण। संतुलित मतलब घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए, किसी भी बच्चे के साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। हमेशा बच्चों को एक संतुलित वातावरण में रखने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि एक सौम्य और संतुलित वातावरण बच्चे को सीखने में सहायता करता है। इसी प्रकार एक और बिंदु मैंने यहाँ पे लिखा था, संगीत शिक्षा की व्यवस्था करना। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है, संगीत शिक्षा की व्यवस्था करना। संगीत जो है उससे सभी प्रभावित होते हैं, बड़े हो या छोटे बच्चे हो। संगीत से शरीर की क्रियाशीलता बढ़ती है, उसके बौद्धिक विकास में संगीत बड़ा सहयोग करती है। बच्चे छोटे छोटे पोएम को गाते हैं, उसके साथ में उसको वो नाचते हैं, गाएगा नाचेगा तो यकीनन वो उस बात को सीखेगा। तो हम छोटे छोटे बच्चों को जब भी कुछ सिखाते हैं तो संगीत का अगर हम सहारा लें, संगीत के माध्यम से अगर उनको सिखाया जाए तो वो बड़ी रोचकता से, बड़े अच्छे तरीके से उसको सीख जाते हैं, क्योंकि उनका ध्यान जो है वो संगीत में रहता है, वो मग्न हो जाते हैं और उसी के माध्यम से धीरे धीरे वो अच्छी बातें सीख जाते हैं। इनके अलावा भी बहुत सारे ऐसे माध्यम हो सकते हैं जिनसे हम शिशु काल में बच्चों को सिखा सकते हैं। एक कहते हैं स्क्रैप बुक। स्क्रैप बुक में वो क्या है, छोटे छोटे टुकड़े जोड़ता है और उसमें वो धीरे धीरे उन वस्तुओं को जोड़कर
बनाना सीख जाता है। मिट्टी से कुछ आकृतियाँ निर्मित कर सकता है बच्चा, छोटी छोटी, वो अपने हाथ में रखता है, लेता है, महसूस करता है, उससे थोड़ा बहुत वो सीखना शुरू कर देता है। तो अन्य प्रकार की सहायक सामग्री का उपयोग करके भी हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं और बड़े रोचक तरीके से इस काल में सिखाया जा सकता है। अब एक अच्छी बात आती है कि शिशु काल का शिक्षक होना कैसा चाहिए। तो हम लोगों ने जैसे लिखा, सहयोग करने वाला शिक्षक हो, संगीत में रुचि लेने वाला शिक्षक हो, शारीरिक क्रियाएं करने वाला शिक्षक हो। इस काल का शिक्षक सैद्धांतिक होना आवश्यक नहीं है। छोटे बच्चों को सिद्धांतों से कोई लेन देन नहीं है। छोटे बच्चों के लिए व्यवहारिक शिक्षक होना जरूरी है, जो उनके साथ में बच्चा बन जाए, जो बच्चा बनकर उनको सिखाएगा, तब छोटे बच्चे हैं वो आसानी से सीखेंगे। तो एक बार आप पुनः देख लीजिए, शिशुकाल शिक्षा व्यवस्था, माता पिता द्वारा विशेष ध्यान देना, मातृभाषा में, लोकल लैंग्वेज में, मदर टंग में बच्चे को सिखाना, शारीरिक शिक्षा पर बल देना चाहिए, सहयोग की भावना का विकास करना चाहिए, खिलौने के माध्यम से सिखाना चाहिए। खिलौने बड़े अच्छे लगते हैं, इसलिए खिलौनों के माध्यम से सिखाना चाहिए। उचित वातावरण की व्यवस्था करनी चाहिए और एक बड़ा महत्वपूर्ण था, संगीत शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए। और अध्यापक कैसा होना चाहिए? व्यवहारिक अध्यापक होना चाहिए। सैद्धांतिक अध्यापक की आवश्यकता नहीं है, व्यवहारिक अध्यापक होगा, बच्चों के साथ बच्चा बनकर पढ़ाएगा, तभी वो बच्चों को अच्छे से सिखा सकता है। कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं, कविताओं को गाकर सिखाया जा सकता है, डांस के माध्यम से सिखा सकते हैं, स्क्रैप बुक में हल्के फुल्के चित्र चिपकाकर सिखा सकते हैं, मिट्टी से कुछ आकृतियाँ निर्मित करके बच्चों को साथ में बिठा के उससे सिखाया जा सकता है। तो जब हम करेंगे, काम करेंगे, व्यवहारिकता में उसको लागू करेंगे, तभी हम उनको अच्छा सिखा सकते हैं। तो आप लोगों को पुनः एग्ज़ाम की हार्दिक शुभकामनाएं और मैं मानता हूँ आपकी पढ़ाई बड़ी अच्छे से चल रही है। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। हम आगे की क्लास में फिर मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।